नमस्कार। प्रोफेसर हेमंत शाह से गुजरात मॉडल की बारीकियां समझ रहे हैं हम। जो बाहर से दिखता है चमकता हुआ, उसके भीतर कितना सच है, कितना झूठ, कितना प्रचार है, कितनी असलियत, ये लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हम समझ रहे हैं। अभी कैग की रिपोर्ट आई, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 2014 के पहले जब कैग की रिपोर्ट आती थी तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता था। 2G, 3G, 4G, 5G, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन सब के बारे में जितना शोर हुआ था सब सीएजी की रिपोर्ट के बाद ही हुआ था। हालांकि जब कोर्ट में मामला गया, चीजें बाहर आई तो पता चला कि उस लेवल पर भी बड़ा खेल चल रहा था। हाल में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि 3 चीजों को देश से बाहर करना है: भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद। इसमें से भ्रष्टाचार पर जरा बात कर लेते हैं, जरा समझ लेते हैं कि गुजरात के बारे में कैग रिपोर्ट्स ने क्या कहा है। गुजरात में जो करप्शंस हुए हैं वो कैसे थे, क्या थे, कितनों की जांच हुई, क्या नतीजा आया और क्या गुजरात से भ्रष्टाचार पूरी तरह से बाहर चला गया है। तो आज प्रोफेसर शाह से हम यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो गुजरात तो भ्रष्टाचार मुक्त है ना सर? गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं है, या नरेंद्र मोदी यहां शासन में थे, मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात में कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। सच में तो भ्रष्टाचार बहुत है। और जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं न खाता हूं न किसी को खाने दूंगा, सच में तो मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा बोलना चाहिए कि मैं ही खाता हूं, किसी और को खाने नहीं देता। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी का करीब 14 सालों का शासन रहा और उसके बाद का जो बीजेपी का शासन है गुजरात में, उसमें बहुत बड़े स्कैम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे याद है कि करीब 10 साल पहले या उससे भी पहले गुजरात का एक बहुत जाना माना अखबार है संदेश, और उसमें उन्होंने पूरा एक पेज भर के नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब कितना भ्रष्टाचार हुआ उसका ब्यौरा दिया था। और उसमें ये कहा गया था कि करीब 1 लाख करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है। अब आज तो गुजरात का जो सरकार का बजट है वो तो 2,50,000 करोड़ रुपयों का है। तो आज से 10-15 साल पहले अगर 1 लाख करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ तो इसका मायना क्या होता है वो हम सब समझ सकते हैं। अभी अभी 2 बहुत बड़ी बातें भ्रष्टाचार को लेकर गुजरात में हुई है, बहुत बड़े स्कैम हुए हैं। एक स्कैम तो ऐसा हुआ है कि जिसमें आईएएस जो अधिकारी है मिस्टर लांगा, उसका ही अरेस्ट हुआ है। उसमें गांधीनगर के पास एक मुलासना करके गांव है, उसमें 20,000 करोड़ रुपयों की जमीन का ये घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है। और उसमें काफी राजनीतिक नेताओं के साथ भी उनकी मिलीजुली भगत हो सकती है, ऐसी बातें अखबारों में छपती है। दूसरी बात ये भी है कि अभी अभी जो विद्युत सहायक की भर्ती होने जा रही थी, मतलब गुजरात सरकार की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं उसमें भर्ती करना था, तो 2021 में इनकी विद्युत सहायकों की एग्जाम ली गई थी और उस परीक्षा में भी एक प्रकार से स्कैम हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि रुपये 10 लाख से 15 लाख लेके एक कैंडिडेट को नौकरियां मिल सकती थी। तो ऐसे ये बड़े 2 स्कैम अभी अभी अंतिम 1-2 महीने में ही बाहर आए हुए हैं। तो गुजरात में भ्रष्टाचार है ही नहीं,
और गुजरात में एक प्रकार से देखो तो कोई भी काम भ्रष्टाचार के बिना सरकारी दफ्तरों में हो जाता है, ऐसी एक बातें चलती है। सच में ये बात बिल्कुल गलत है। आप देखें तो पता चलता है कि सब जगह भ्रष्टाचार है गुजरात में। सारी सरकारी कचहरियों में भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अंतिम 20-23 सालों के जो कैग के रिपोर्ट है। हाँ, मैं उस पर थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट्स वहां क्या कहती हैं और फिर उसके बाद कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। देखिए, पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार अपने आप को ट्रांसपेरेंट कहती है, पारदर्शक कहती है, वो सच में पारदर्शक है ही नहीं। जब विधानसभा का सत्र मिलता है तो अंतिम दिन पर, अंतिम पलों में ये कैग की रिपोर्ट विधानसभा के दफ्तर में रखी जाती है। मतलब विधानसभा में कैग के रिपोर्ट की कभी चर्चा होती ही नहीं। ये नरेंद्र मोदी जब से मुख्यमंत्री हुए गुजरात में, तब से ये हकीकत है। तो मतलब कोई पारदर्शिता है नहीं। और कैग के रिपोर्ट के बाद में जो चर्चा होनी चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और उसके तहत जो एक्शंस लिए जाने चाहिए, वो भी हमें दिखाई नहीं देते। और हर साल कैग के रिपोर्ट ये कुछ न कुछ कहते हैं कि इतने बड़े घोटाले हुए हैं। एक और मजे की बात है, ये 2012-13 का एक रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2009 में एक रास्ता बनाना था, कंस्ट्रक्ट करना था, और वो रास्ता पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ ही नहीं। फिर भी उस जमाने के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया। और वो भी कब किया? जब रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था तब। ऐसी सारी बातें कैग के रिपोर्ट में कही जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर कैग के रिपोर्ट में ये बातें लिखी जाती है और कहा जाता है कि बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। एक और बात जो सबसे बड़ी बात है गुजरात के भ्रष्टाचार के बारे में, वो बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने जब वे मुख्यमंत्री थे तब 7 सालों तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की थी। तो जो भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं था। तो अब जाके विरोध पक्ष जो था, जो विपक्ष था कांग्रेस, उसने राष्ट्रपति से जाके विनती की कि आप भ्रष्टाचार के केसों की इन्वेस्टिगेशन करवाइए। और तब जाके उन्होंने 17 केसेस भ्रष्टाचार के राष्ट्रपति के सामने पेश किए थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने खुद एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई भ्रष्टाचार के केसों को लेकर, और उसे एमबी शाह कमीशन कहा जाता है। और जो 17 आरोप लगाए थे कांग्रेस ने राष्ट्रपति को, जो अर्जी दी थी इसमें, उसमें से 14 आरोपों के बारे में एमबी शाह कमीशन ने को कहा गया कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। बाद में ऐसा हुआ कि एमबी शाह कमीशन ने एक इंटरिम रिपोर्ट दिया 2012 में, और उसका आखिरी रिपोर्ट आया 2013 में। अब ये दोनों रिपोर्टों के बारे में तो विधानसभा में चर्चा होना चाहिए, लेकिन विधानसभा में इसका चर्चा नहीं हुआ। वो विधानसभा में रखा भी नहीं गया। और उस जमाने के जो मंत्री थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि ये पूरी जो रिपोर्ट एमबी शाह कमीशन की आई है उसमें नरेंद्र मोदी को और हमारी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है। पूरा रिपोर्ट करीब 5500 पेज का था।
एमबीशा कमीशन का। और 5,500 पेज में से सिर्फ 23 पेज की एक छोटी सी समरी बनाई गई और वो समरी विधानसभा में दी गई और उसमें फिर वही कहा गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार को क्लीन चिट दी गई है। अब वो 5,500 पेज का रिपोर्ट कहां गया? तो सरकार ने कहा कि हमने विधानसभा की लाइब्रेरी में वो रिपोर्ट रखा है, जिसको चाहे वो वहां जाके पढ़ सकते हैं। अब 5,500 पेज पढ़ने में भी दिक्कत होगी, तो हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी और हम जैसे लोगों ने प्रयास किया कि चलो विधानसभा लाइब्रेरी में जाएं और वहां कहें कि हमें इसकी एक जेरॉक्स कॉपी दे दी जाए, खर्चा हम देंगे। लेकिन विधानसभा के जो लाइब्रेरियन थे उन्होंने यह कहा कि उनको यह सूचना दी गई है कि किसी को जेरॉक्स नहीं करवा देने का, जिसको भी पढ़ना है वो वहीं आके पढ़े। अब देखो ये नरेंद्र मोदी की सरकार की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। और बहुत बड़ी बात है एमबीशा कमीशन को लेके। और ये भी आपको कहना चाहिए कि 2017 में जब ये एमबीशा कमीशन का रिपोर्ट विधानसभा में रखा गया तो विधानसभा के सत्र का अंतिम दिन था, उसी दिन वो 23 पेज का रिपोर्ट रखा गया, उसकी समरी रखी गई। हालांकि इसके बारे में कोई चर्चा विधानसभा में हुई नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जब ये एमबीशा का रिपोर्ट आया तो उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक वो उसकी समरी भी नहीं रखी गई और उसका कोई ब्यौरा भी नहीं दिया गया और इसके बारे में कोई एक्शन लिए गए ऐसा तो हमें दिखाई नहीं देता। मतलब ये है, साफ है कि बहुत बड़े भ्रष्टाचार के बारे में एमबीशा कमीशन ने ये सब कुछ कहा है। अब सवाल इस बात का है कि 5,500 पेज विधानसभा की लाइब्रेरी में जाके पढ़े कौन और उसके बारे में फिर एक्शन लेने के लिए कौन कोर्ट में जाए और कौन विधानसभा को या मंत्रिमंडल को यह कहे कि आप एक्शन लीजिए। मतलब वो वहां धूल खाता हुआ पड़ा है ऐसा हम मान लेंगे। तो सवाल इस बात कोई भ्रष्टाचार नहीं किया उनकी सरकार ने ऐसा तो कैसे कह सकते हैं। कैग के रिपोर्ट भी काफी चीजें बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए 2020-21 का जो कैग का रिपोर्ट है वो हमें ये कहता है कि करीब 12,400 करोड़ रुपये जो सरकार के ऑफिशियल्स है उन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेट ही दिया नहीं है। मतलब खर्च का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। 12,400 करोड़ रुपयों के खर्च का सर्टिफिकेट वहां के जो भी लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं सरकारी, उन्होंने नहीं दिए हैं। और ये पूरे 2001 से लेके 2020 तक के ये सर्टिफिकेट है। तो इतना बड़ा खर्च किस तरीके से हुआ इसका कोई ब्यौरा ही हमें नहीं मिलता। ये कैग रिपोर्ट कहती है 2020-21 की। दूसरी एक बात 20-21 के कैग के रिपोर्ट में ये कही गई है कि हर साल बजट में अदर एक्सपेंडिचर ऐसा करके लिखा जाता है, जैसे कि 2020-21 में करीब 15,000 करोड़ रुपयों को अदर एक्सपेंडिचर के नाम से कैटेगराइज किया गया। अब ये अदर एक्सपेंडिचर क्या है इसके बारे में कैग को भी नहीं मालूम। कैग कहता है कि ये बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन उसे भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, ऐसा कैग का रिपोर्ट कहता है। एक और बात बहुत बड़ी महत्व की है, क्योंकि हर जगह पूरे हिंदुस्तान में
राज्य सरकारें हमेशा जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है उसको ग्रांट देती है। तो गुजरात में करीब 71 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है जिसको ग्रांट मिलती है। तो उसमें से 44 इंस्टीट्यूशंस ऐसी होती है कि जिसके ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में रखने चाहिए। अब 2020-21 का कैक्टा रिपोर्ट यह कहता है कि इसमें से सिर्फ 5 इंस्टीट्यूशंस ऐसी है कि जिसके ऑडिटेड रिपोर्ट्स रखे गए। 70 बाकी के ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है जो कैग को दिए या तो विधानसभा में रखे गए। और 29 संस्थाएं 29 संस्थाएं ऐसी है कि जिसमें 2 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ। अब कहिए कि यह ऑडिट करना, जहां करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है वहां ऑडिट ही नहीं होता। ऑडिट होता है तो उसके रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं होते विधानसभा में। तो इसमें किस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी हुई ये हमारे दिमाग में कहीं भी घुसता नहीं है। बड़े पैमाने पर ये खर्चा होता है और इसमें से फिर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। एक छोटा मोटा काम भी भ्रष्टाचार के बिना नहीं होता है। मैं प्रोफेसर था, अभी तो निवृत्त हो चुका हूं, रिटायर्ड हूं, लेकिन कई प्रोफेसर ऐसा कहते हैं कि जब हम रिटायर होते हैं तो बिना पैसों के उन्हें ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड या पेंशन नहीं मिलती। ये एक हकीकत है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि व्हाट्सएप पर निकल गया कि ये जो छठा पे कमीशन आया था, 6th पे कमीशन, उसकी तनख्वाह मिलने वाली थी जब गुजरात सरकार ने करीब 2 साल के बाद इसका अनाउंसमेंट किया था। तब तो एक पब्लिक परसेप्शन ऐसा हुआ कि हर अध्यापक को 2000 रुपया देना पड़ेगा तब जाके ये सब कुछ होगा। फिर बाद में क्योंकि ये बात फैल गई अध्यापकों में, तो एक प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि नहीं, इसके लिए तो कोई 2000 रुपया देने की बात नहीं है। तो ऐसी सारी बातें चलती है। बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां के करीब 10,000 करोड़ रुपयों के बजट होते हैं, वहां भी ये भ्रष्टाचार तो बहुत दिखाई देता है। हालांकि भारत चांद पर पहुंच रहा है, वहां गड्ढे देखेगा हमारा चंद्रयान, लेकिन यहां तो 1 किलोमीटर के रास्ते में 50 से ज्यादा गड्ढे मिलते हैं। ये और पब्लिक परसेप्शन ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में कि गुजरात के रास्ते बहुत अच्छे हैं। वो तो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे अच्छे हैं, लेकिन आप आइए अहमदाबाद में, आप आइए बड़ौदा में, आप आइए किसी भी गांव के रास्ते में, जिला रोड पे आइए, स्टेट हाईवे पे आइए, अभी आइए और 1 किलोमीटर का रास्ता बताइए आप कि जहां गड्ढे ना हो। ये बिना भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? वहां का जो मीडिया है या वहां का जो विपक्ष है वो इन मुद्दों को नहीं उठाता, क्योंकि बाहर तो ये मुद्दे आते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस विपक्ष के नाते में ये मुद्दा नहीं उठा रही है। देखिए, कांग्रेस ने ही राष्ट्रपति के पास जाके ये कहा कि यहां लोकायुक्त तो है नहीं, तो आप सरकार को कहिए कि लोकायुक्त की नियुक्ति हो और भ्रष्टाचार के किस्सों की इन्वेस्टिगेशन हो। तो उन्होंने तो अपने तरीके से काफी चीजें कही है, करते रहते हैं, लेकिन और मीडिया में तो बहुत कुछ आता है। लोकल मीडिया में, अहमदाबाद के, सूरत के, बड़ौदा के, राजकोट के मीडिया में बहुत कुछ भ्रष्टाचार के बारे में आता है। शायद एक दिन ही नहीं जाता कि जहां भ्रष्टाचार का कोई केस निकल के ना आया हो या उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ निकल के ना आया हो। तो
बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब उस पैमाने का क्या हिसाब लगाऊं, ये भी मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है। देखिए, एमबी शाह कमीशन की एक बात मैं कहूं आपको, इसमें एक नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई, सुजलाम सुफलाम। और उस सुजलाम सुफलाम में, मैं उस योजना के बारे में बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन वो बात ऐसी थी कि जो नर्मदा का कैनाल बनाया, उस कैनाल में से पानी गांव में ले जाना है। अब इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उस जमाने में 500 करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ था। आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं करीब। तो उसके बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो विधानसभा की होती है, उसने भी उस स्कैम का जो अपना रिपोर्ट था वो विधानसभा में रख दिया। लेकिन विधानसभा में रखने के लिए वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कुछ रियायत चाहिए, जो विधानसभा के अध्यक्ष है उसकी सैंक्शन चाहिए, वो दी नहीं गई। तो लोगों को कैसे मालूम होगा कि जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट कैसा है? कहने का तात्पर्य यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, वो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब से लेके आज तक कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता। और विधानसभा भी वैसे बहुत चंद दिनों के लिए मिलती है। और जैसे कि प्रधानमंत्री होने के बाद नरेंद्र मोदी ने कोई पत्रकार परिषद घोषित की या उसमें नहीं बोले, वैसा ही उनका रवैया रहा था यहां पर भी। तो कोई सवाल खड़ा हो जाए भ्रष्टाचार के बारे में, ऐसा तो वो चाहते ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो मामला है भ्रष्टाचार का, वो बहुत बड़े पैमाने पर हमें दिखाई देता है। ये हर यानी आप डॉक्टर साहब आप कह ये रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगी है, भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग पे रोक लग गई है, उसके बाहर आने के जितने तरीके होते हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है। एक बात ये भी कहनी चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो कैग के रिपोर्ट होते हैं वो मोटे तौर पे पूरी सरकार के पूरे डिपार्टमेंट्स के या सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस के नहीं होते। कैग है वो गुजरात सरकार के 25 डिपार्टमेंट्स है, उसमें से 5 या 6 डिपार्टमेंट के 5 या 6 बातों का ऑडिट करता है, और उसमें से इतने बड़े घोटाले आते हैं। तो अगर मान लो कि कैग 25 डिपार्टमेंट की सभी गतिविधियों का ऑडिट करे और उसकी रिपोर्ट बनाए, तो पता चले कि कितने बड़ा घोटाला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संदेश अखबार ने आज से करीब 15 साल पहले पूरा पेज भर के छापा था, और जिसमें यह कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार जब नरेंद्र मोदी। तो बहुत बड़ी बात है ये। हर एक चीज को हम कैसे कहें, जैसे कि 2017-18 में कैग ने 9 रिपोर्ट्स दिए थे, और उसमें से जो जनरल डिपार्टमेंट्स थे या सोशल सेक्टर के डिपार्टमेंट्स थे वो 6 थे, और उसमें से सभी कार्यों के नहीं लेकिन बहुत कम कार्यों के का ऑडिट किया गया था। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर सभी डिपार्टमेंट्स के सभी कामों का ऑडिट किया जाए तो कितने बड़े घोटाले हमारे सामने पेश हो सकते हैं। तो जो मैं पहले कह रहा था आपसे कि मतलब ये टिप ऑफ, आप बता रहे हैं कि जितना सामने आ रहा है वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, इसके पीछे बहुत सारा घोटाला छुपा हुआ है।
आपने ये भी बताया कि पत्रकार और विपक्ष उठाता रहता है, लेकिन वही बात मैं कह रहा था कि वो जो पूरा संसदीय सिस्टम है जिसमें रिपोर्ट्स बाहर रखी जाती हैं, रिपोर्ट्स पे बहस होती है, वो बंद कर दिया गया है गुजरात में। और लगभग यही चीज हम देख रहे हैं कि देश के लेवल पर भी दोहराया जा रहा है। इसका कहीं कोई इलाज आपको दिखाई देता है? क्योंकि बाहर तो यही इमेज है कि गुजरात में कोई करप्शन नहीं होता है। क्या कहें, कैसे कहें इसको, क्योंकि ये जो इमेज खड़ी की गई है वो तो मीडिया के जरिए की गई है, और वो खुद बोलते हैं कि मैं न खाता हूं न खाने दूंगा। तो लोगों ने मान लिया कि हाँ, क्या बात है, ये तो एकदम शुद्ध व्यक्ति है। लेकिन यहां जो तरीका अपनाया जाता है वो तरीका तो बहुत एकदम साफ दिखाई देता है कि इसमें भ्रष्टाचार है। और अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो अहमदाबाद में अभी की बात कर रहा हूं मैं, एक फ्लाईओवर बनाया गया। उस फ्लाईओवर में वो इतना घटिया किस्म का निकला कि अभी वो फ्लाईओवर बंद कर दिया गया, और अभी ये तय किया गया कि उस फ्लाईओवर को तोड़ा जाएगा और फिर नया बनाया जाएगा। अभी की बात है, अभी आप आइए तो देखिए, यहां जो ब्रिज है वो वहीं पड़ा हुआ है। मैं तो कहूंगा सर कि अहमदाबाद के लोग लकी थे। मोरबी में तो पुल गिर गया था, और पुल गिरने के बाद जिस तरह का हादसा हुआ और जिस कवर अप जिस तरह का हुआ वो भयानक था। नहीं तो सारी इरेगुलरिटीज और करप्शन नहीं होते तो मोरबी का ब्रिज गिरता नहीं, और अहमदाबाद का जो बहुत बड़ा ब्रिज है वो उसको बंद नहीं करना पड़ता। तो ये तो दिखाई देता है, सामने, आंखों के सामने दिखाई देता है। हर साल अहमदाबाद में करीब सभी रास्ते नए बनाए जाते हैं, हर साल। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो पुराने रास्ते हैं वो टूट जाते हैं जब बारिश आती है, जुलाई महीने में, अगस्त महीने में। फिर दीपावली के अगले दिनों में नए रास्ते बनाए जाते हैं, और वो बड़े बड़े रास्ते बन जाते हैं। छोटे छोटे रास्ते तो वैसे भी कब बनते हैं पता नहीं चलता। और आप आइए अभी गांव में चलिए तो पता चलेगा कि गांव के रास्ते कैसे हैं। ये तो मैं यहां की स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। आप पंचायतों में जाइए, आप नगर पालिकाओं में जाइए तो आपको पता चलेगा कि 2-2, 3-3, 4-4 साल तक पंचायतों का ऑडिट नहीं होता, नगर पालिकाओं का ऑडिट नहीं होता है। हर साल ऑडिट होना चाहिए, हर साल उसकी रिपोर्ट पेश होनी चाहिए पंचायतों में, जिला पंचायतों में, तहसील पंचायतों में, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं होता। ये एक हकीकत है, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने 159 नगर पालिकाओं की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में, मतलब उसके गवर्नेंस के इश्यूज के बारे में पीएचडी किया है। तो ये एक हकीकत है कि ऑडिट भी ठीक तरीके से नहीं होता, और जो ऑडिट होता है उसका रिपोर्ट भी लोगों के सामने पेश नहीं होता, उसकी चर्चा तक नहीं होती। अब आज ऑडिट रिपोर्ट दिया जाए 4 साल पहले का, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। गुजरात यूनिवर्सिटी, जो गुजरात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके ऑडिट रिपोर्ट भी 4-4 साल तक बंद रहते हैं। बताइए आप, जिसका खुद का बजट करीब 250 करोड़ रुपयों का होता है। तो ये है गुजरात मॉडल। मुझे याद आता है यूपी में एक चीफ मिनिस्टर थे, श्रीपति मिश्रा। उनके जमाने में नारा लगता था कि न करो काम न होगी गलती। यहां गुजरात में शायद नारा बदल गया है, न करवाओ जांच न मिलेगा भ्रष्टाचार। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर शाह ने बताया कि कहीं न कहीं से निकल के चीजें आ ही जाती हैं, कभी अखबार की रिपोर्ट में, कभी कहीं। हाँ, उन पर डिस्कशन होना, उन पर बातचीत होना, उनकी जांच होना, इस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया। और आप देखते हैं गुजरात मॉडल पे मैं बार बार कहता हूं, बात इसीलिए होती है क्योंकि गुजरात मॉडल को पूरे देश के लेवल पे दोहराया जा रहा है। अभी आपने देखा कि जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो उस पर किस तरह की चुप्पी सधी हुई है।
शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमको गुजरात की हकीकत से परिचित कराने के लिए। अगली कड़ियों में ऐसे ही कुछ और मुद्दों पे हम बात करेंगे। और हाँ, हमसे मत पूछिए, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, सच को सामने लेकर आ रहे हैं। तय आपको करना है कि सच को स्वीकार करना है या झूठ के नशे में ही जीते चले जाना है। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।